स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। जम्मू कश्मीर की सियासी चर्चा बहुत दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखों के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो कह सकते हैं तब्दीली तब होती है जब सियासत में खासतौर से चुनाव के मौके पर अपनों की ही चोट लगती है या खुद अपने ही अपनों को चोट पहुंचाते हैं। अब इसे अपनों की चोट ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इतने कॉन्फिडेंट है, जो कह रही है कि हम जो है 4 राज्यसभा की सीटें जीतेंगे और विपक्षी जो पार्टी है बीजेपी, उसे 1 सीट भी जीतना मुश्किल होगी, ये खुद उमर अब्दुल्ला कहते हैं। खुद उनके मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि हम जो है चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। खुद वो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी यानी उनकी जो पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है उसके कामकाज से लोग खुश नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी चोट है जब खुद अपने ही ऐसी बातें कहें। हालांकि श्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। दावा यही है कि बातों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, न सिर्फ ये कि राज्यसभा चुनाव बल्कि ज़िमनी इंतखाब है असेंबली का भी, नगरोटा और बडगाम ऐसी सीट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि उस सीट से अभी जो वजीर आला हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं। जरा देर के लिए सोचिए, अगर उस सीट पर कहीं नतीजा कुछ ऐसा वैसा नतीजा आ गया तो क्या होगा, सरकार की साख को कितना बड़ा बट्टा लगेगा। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि खुद उनके पार्टी के लीडर, उनके पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जिनका अच्छा खासा असर और रसूख है उस पूरे इलाके में, अगर वो ये कह लें कि हम इसमें इसकी तशहीर में हिस्सा नहीं लेंगे तो जाहिर एक बहुत बड़ी चोट होगी। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि सियासत में दिखाने को कुछ और होता है, करने को कुछ और होता है। जाहिर है अगर इसमें हकीकत है तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी, उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि जो उसका सामना जिस सियासी पार्टी से है उसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने कहा भी है कि यह दरअसल उमर अब्दुल्ला हुकूमत की नाकामी है जो उसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि दरअसल ये जो चोट है ऐन चुनाव से कबल, ये चोट हल्की फुल्की है या बहुत गहरी है। अगर ये चोट गहरी है तो इसका सियासी असर कितना पड़ सकता है, किस हद तक पड़ सकता है, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ साहिल भट्ट जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो इंडिपेंडेंट MLA हैं, पहले वो NC में थे। ताहिर सईद स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके बारे में आपको बता देंगे। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका इस्तकबाल। और सबसे पहले मैं ज़रा एक हट के रिएक्शन लेना चाहता हूँ, और हट के रिएक्शन लेने के लिए मैं रुख करूंगा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब का। मुजफ्फर साहब, सियासत में ये कैसा मतलब मोड़ होता है, ये कैसा मरहला होता है जब ऐन चुनाव से कबल यानी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका हो और चुनाव की तारीख हर लम्हा जो है वो करीब आती जा रही हो, ऐसे में अपनी ही पार्टी के बड़े चेहरे कोई अगर इस तरह की बात कर दें जिसे पूरी तौर पर बगावती सुर कहा जाए, तो यह कितनी बड़ी चोट होती है। मैंने वो स्टेटमेंट सुनी नहीं वसाल साहब, उन्होंने क्या कहा, मैंने शायद मैं मौका नहीं मिला होगा, किसी चैनल पे आया होगा। अच्छा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको पता नहीं है। ना, मैं असल में इलाके में था, मैं आज ही पहुंचा वापस। अच्छा। तो मैंने सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं रहा वहाँ। अगर ऐसी बात है, कोई नाराजगी है तो ये इन हाउस दे कैन सॉर्ट इट आउट। मुझे ये भी पता नहीं कि एग्जैक्टली व्हाट वर्ड्स ही हैज यूज्ड, उन्होंने कहा क्या है उसका तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इट नीड्स टू बी सॉर्ट आउट। अब जाहिर सी बात है कि जैसे आपने शुरू में कह दिया कि इलेक्शन जो है वो उसका बिगल बज गया है, जो ज़िमनी इंतखाब है उसका बिगल बज गया है। और इस स्टेज पे जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं और जो विद इन पार्टी भी लोग हैं, और जाहिर सी बात है राज्यसभा का इलेक्शन भी है, राज्यसभा के इलेक्शन में भी बहुत सारे परम्यूटेशन एंड एम्प्यूटेशंस होंगी।
जाहिर सी बात है उसमें भी मिलके जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जी those who believe in the secular fabric of this country and those who believes in the secular forces of this country, they must join hand together और उनको मिल के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। आगा साहब एक सीनियर मेंबर हैं पार्टी के, एक नेशनल, मैं तो का नहीं हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ आज, जी लेकिन ही इज अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। मैं उनको ज़ाती तौर जानता हूँ। जी मुझे लगता है कि वो अगर उनकी कोई नाराजगी होगी भी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मामला नहीं होगा। ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मामला इतना बड़ा ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मध्य मुकाबिल जो पार्टियां हैं यानी कि बीजेपी, जिसे उम्मीद है कि वो कामयाबी हासिल करेगी, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगता है कि वो कामयाबी हासिल कर लेंगे, ना कि बीजेपी। तो जो विपक्षी पार्टी है यानी कि जो पार्टी मध्य मुकाबिल है उसमें तो जाहिर सी बात है कि खुशी का ये लम्हा उसके लिए होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं ताहिर सईद, उनसे जरा जिक्र कर देता हूं, सवाल पूछता हूं कि ताहिर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक महज नाराजगी है, आम सी बात है, या फिर वाकई बहुत गहरी है? अगर ये नाराजगी गहरी है तो इसके बहुत असर हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को मौका मिला है। बीजेपी कह रही है कि ये तो उमर अब्दुल्ला सरकार की नाकामी है कि उनके अपने ही नेता ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक अगर उल्ला साहब का ताल्लुक है, मुझे नहीं मालूम कि उनके स्टेटमेंट को किस तरीके से लिया जा रहा है, क्यों इतना ज्यादा हाइप दिया जा रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि आगा साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं, ऑनरेबल एमपी हैं इस वक्त हमारे श्रीनगर के। इससे पहले भी आगा साहब जो है 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर एमएलए रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की काबीना के वजीर रह चुके हैं। तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, बहुत ही इज्जत उनकी की जाती है विद इन पार्टी। और अगर उनका कोई मतलब, मुझे लगता है कि अगर कोई कंसर्न भी होगा, ये हमें उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। अगर उनका कोई कंसर्न है, चाहे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में हो, पार्टी की फंक्शनिंग के बारे में हो, अगर उनकी कहीं ऑब्जेक्शंस हैं, कहीं कोई चीज है, तो उसको एक एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म जो पार्टी के पास जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है उस पर डिस्कस करके हल किया जा सकता है, न कि थ्रू मीडिया, न कि मीडिया के जरिए इस पर बहस मुबाहिसा करके इसको कोई गलत दिशा दी जाए और हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो फिर इस चीज का गलत फिर फायदा उठाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आगा साहब, मैंने कहा जहां तक आगा साहब का ताल्लुक है, वो बड़े ही काबिल एहतराम लीडर हैं हमारे, और पार्टी के साथ वाबस्ता है, पार्टी के ऑनरेबल एमएलए है, पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की है। हाँ, कहीं कहीं पर अगर कहीं ऑब्जेक्शन, और ये मुझे लगता है कि ये खूबसूरती भी जमहूरियत की है। देखिए, अगर कहीं पे किसी की अगर घर में अगर आपके घर में 10 लोग रहते हैं तो कोई घर का कोई फैसला लेना होगा तो 10 के 10 जो है वो सेम पेज पे नहीं होते हैं, हर एक की अलग अलग राय होती है, और इसको भी उसी नजर से लेना चाहिए। ये हमारी जमहूरियत की भी खूबसूरती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म्स है विद इन द पार्टी जहां पर इस तरह के कंसर्न्स को उबारा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ताहिर साहब, थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि पता नहीं है, जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है, अगर वैसा है, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता, तालमेल होता, अच्छे से सब कुछ पता होता, तो आपको पता होता कि कितनी नाराजगी और वो क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? जब उनका बयान आ रहा है, जब उनके बयान को हम सुन रहे हैं, सीएम से पूछा है तो वो कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। और आप ये भी जानते हैं, ये हम बता दें अपने नाज़रीन को, कि बडगाम जो हल्का है, असेंबली हल्का है, उसमें आगा सैयद रूहुल्लाह की काफी पकड़ है। वहां उनके जो भी कह लें, उनके हिमायती या उनके पैरोकार अच्छी खासी तादाद में है। वो अगर चाह लें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये आप जानते हैं ना ताहिर साहब, कि नहीं जानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, मैंने कहा कि आगा साहब हमारे बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो बडगाम से ही 2 बार एमएलए रह चुके हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हो रहा है, आगा साहब खुद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 2 बार वो एमएलए रह चुके हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक ना मजहबी असर रसूख भी है, सियासी असर रसूख भी है। 2 बार वहाँ एमएलए रह चुके हैं, इस वक्त भी एमपी हैं, तो उनके असर रसूख से किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम कहते हैं कि अगर उन्हें किसी तरीके की कोई नाराजगी है, उसके लिए अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म जो है वो मीडिया नहीं है, बल्कि वो पार्टी है। बात यह है कि नाराजगी अगर उनकी है तो ये नाराजगी की कोई वजह है, कोई बुनियाद है। इसका मतलब है कि अवामी सतह पर नाराजगी है, और अगर अवामी सतह पर नाराजगी है तो फिर इसको बीजेपी कैसे भुनाती है? मैं साहिल भट्ट के पास जाना चाहता हूं। साहिल भट्ट, क्या मैं आपका इस्तेमाल करते हुए आपसे सवाल रखूंगा सामने कि चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, तारीख जो है करीब आती जा रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा कहीं ना कहीं एक तोहफा है
कि अपोजिशन जो प्राइम अपोजिशन पार्टी है उसके अपने ही आपस में ही जो है एक तरह से जो है नाराजगी और सिर पिटौल चल रहा है। साहिल। विशाल साहब देखिए, एक चीज तो मैं वाज़िह तौर बता दूं कि ये कोई तोहफा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से हर टाइम पे और बार बार चिल्ला कर यही बात बोल रही है कि जो लोगों की नाराजगी है टुवर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो अब खुले आईने की तरह जो है लोगों सबके सामने है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। मैं ताहिर साहब की बात अभी सुन रहा हूं, कहीं ना कहीं ये खुद इकरार इस बात का कर रहे हैं कि नाराजगी है। अगर आपके एक सिटिंग एमपी जिनका होल्ड बहुत एक नहीं कई कॉन्स्टिट्यूंसीज पे है जी, और उनकी कैंपेनिंग की वजह से ही आप जो है अभी कुछ सीटें वहां उस इलाके से निकाल पाए हैं, तो वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने पॉलिटिकल कैरियर को जो लोग उनके साथ है उनके साथ इस्तेसाल नहीं करना चाहते। देखिए ये सीधी सी बात है, उनको पता है गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा है, उनको पता है कि जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके स्टेटमेंट्स के जितने अगर मतलब निकाले जाएं तो उनका नाराजगी किससे है? उनकी नाराजगी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उनकी नाराजगी है कि जो लोगों के साथ हमने प्रोमिसेस किए हैं वी फेल टू डिलीवर, हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए और मैं अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं। हम लोगों ने अपने लोगों से झूठ बोला, इसलिए मैं जो है अलग इस चीज से बाहर निकल के ये खड़ा हो रहा हूं। अब इनके वोट शेयर में कौन कौन भागीदार बनता है, उनका वोट शेयर कहां पे जाता है जी, वो चीज मायने रखती है। ये मैं समझता हूं बीजेपी के लिए तोहफा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी 1 साल से यही चीज रिपीट कर रही है। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि आज इनके पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो लीडर है, वो खुद इस बात को बोल रहे हैं, इस बात का इकरार कर रहे हैं कि नहीं, इट इज नॉट ओनली कि ये पार्टी के अंदर इख्तलाफ है या पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। जिस तरीके से उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, तो इसका साफ जाहिर मतलब यही है कि लोग खुश नहीं है। ठीक है मुजफ्फर साहब, मैं ये सवाल आपसे करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसका बहुत ही जेन्युइन जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा होगा कि अगर आगा रुहुल्ला अपने स्टैंड, अपने मौके पर कायम रहे, उनका कहना यह है कि सरकार के कामकाज से आवाम खुश नहीं है, रिपोर्ट्स ये हैं कि उनका यह कहना है कि वो तशहीर नहीं करेंगे पार्टी का चुनाव में, कितना असर पड़ जाएगा बडगाम में अगर वो तशहीर नहीं करेंगे? तो मुजफ्फर साहब जवाब आपसे लूंगा थोड़ी देर में, आप रेडी रहिएगा। मैं फिलहाल रुक करता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस। रविंद्र शर्मा जी, कांग्रेस को दुख तो बहुत है, जीएमई साहब का बयान देखिए बिल्कुल जाहिर होता है कितना दुख है, कर्रा साहब का बयान देखिए जाहिर होता है कितना दुख है। क्या आप भी दुखी हैं? क्या आप भी ऑन स्क्रीन ये बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया वो सही नहीं किया? कल आपके ही पार्टी के एक प्रवक्ता थे, उनसे मैं डिबेट में शामिल थे, वो कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को घमंड हो गया है और वो अपने शराकतदार जो पार्टियां हैं उसको मतलब इग्नोर कर रही है। रविंद्र शर्मा जी, क्या है कांग्रेस का स्टैंड, क्या है? कांग्रेस कहां है इस चुनाव में? राज्यसभा का चुनाव है, अब कहां है कांग्रेस इसमें? देखिए, हमने 2 बातें स्पष्ट की है कि पहली बात यह है कि जो सीट ऑफर हुई जी, हमने कहा कि जो वादा हुआ था, जो कन्वे किया गया था एट द हाईएस्ट लेवल बाय द एनसीपी, उस पे वो कायम नहीं रहे और वो उन्होंने 1, 2, 3 कैंडिडेट को ऐलान कर दिया। हमने उनको याद दिलाया कि आपका वादा कुछ और था, तो ये एकतरफा ऐसा क्यों हो रहा है जी। और उसके बाद उस चीज का उन्होंने कहा कि माकूल जवाब नहीं आया, तो हम एक सीट या 2 सीट, आज भी 150 एमपी हमारे पास हैं जी। रीजनल पार्टी की मजबूरी होती है कि 2, 3, 4 सीटें कोई आती हैं राज्यसभा में, तो मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर हल भी हो सकता था जी। लेकिन जो हुआ नहीं। हाँ। और ऐलान करने से पहले भी मशावरात होती है, कंसल्टेशन होती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है कि उसमें बातचीत हो जाती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कांग्रेस का चांस था 4थी सीट पे भी, क्योंकि हमारे पास वो लोग भी हैं जो इनके साथ यहाँ कोलिशन में नहीं है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन शायद जो तरीकाकार था वो हमने मुनासिब नहीं समझा, और हाईएस्ट लीडरशिप से बात करने के बाद अगर कोई मन बदला था या कोई मजबूरी आई थी तो उसमें बात हो सकती थी, तो इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि उस सीट पे ना लड़ा जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे छोड़ दी जाए। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमारे बगैर जीत सकती थी, उसमें कोई आज भी जीत सकती है और जीतेगी, ये हमारा मानना है। बीजेपी झूठे खोखले दावे कर रही है
एक नंबर लेकिन रविंदर जी कैसे जीतेगी? सवाल ये, सज्जाद लोन जो है वो अपने तेवर दिखा रहे, वो कह रहे हैं कि शायद वो वोट भी ना डाले। अगर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता तो वो वोट डालते, तो क्या कांग्रेस के भी तमाम एमएलए वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे? मतलब क्या है मामला? अब आप आगे, मैंने कहा पहली और दूसरी सीट पे 45 वोट कहां से लाएगी बीजेपी? ये दावा करना ही एंटी डेमोक्रेटिक है। एक समान करना चाहिए कि एक पार्टी के पास 41 अपने वोट है और भी इंडिपेंडेंट से सपोर्ट है, कोalition में वो अपने बलबूते पे हमारी स्टेबिलिटी देती है उस कोalition को, और हमारा मकसद बीजेपी के आरएसएस के मंसूबों को फेल करना है। लेकिन जिस तरह से हुआ है उससे थोड़ा काम और मुश्किल हो गया है। और बाकी अलाइज जो बाकी लोग नॉन बीजेपी हैं, जिनका स्टैंड बीजेपी आरएसएस के खिलाफ रहता है, उनको अगर साथ ले लेगी कांग्रेस पार्टी ने, ये नहीं कहा कि हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे या मतदान नहीं करेंगे, उस पर फैसला होगा। लेकिन हमने ये एक मैसेज दिया कि ये थोड़ा कोलिशन धर्मा और कल्चर के मुनासिब नहीं है, इसलिए इसका मतलब और मत निकालिए। और हमने ये भी कहा नगरोटा और बड़गाम से हमारे से बात करिए, क्योंकि हमारा मकसद। रविंदर जी, चर्चा तो यहां तक हो रही है कि इत्तेहाद आपका खत्म हो जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद शायद खत्म हो जाए। देखिए, ये चर्चा तो रहेगी, जब ऐसा कुछ होगा तो चर्चा हो जाती है। लेकिन हमने कहा कि फिलहाल जो है हम इत्तेहाद में हैं, हम कोलिशन गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दें, हम कोई चोर दरवाजा, कोई दूसरा दरवाजा नहीं खोलना देना चाहते जिससे बीजेपी और मंसूबों में कामयाब हो। जैसे आज वो दावा कर रहे हैं जिस सीट पे उनके पास 28 हैं। साहिल जी, आपको ये सुन के कैसा लगता है कि आपस में लड़ते तो हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि नहीं, बीजेपी को दूर रखना है इसलिए हम एकजुट हो जाएंगे? साहिल भट्ट, क्या है ये मजबूरी बीजेपी के लिए? क्या ये चुनौती है? देखिए विशाल साहब, डेमोक्रेसी का अगर किसी ने यहाँ पर कत्ल किया, मैं इनकी बात सुन रहा था और इनकी बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे बार बार इनका 1975 याद आता है, जब इनके एमएलए हुआ करते थे यहाँ पे जी, और इन्होंने जेल से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बाहर निकाल के सीएम बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी उन लाइंस पे तो नहीं चलती है, लेकिन जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे जरूर चलती है। और जहां पर इस वक्त हम बात कर रहे थे, इस वक्त जो आज का टॉपिक था, रूहुल्लाह साहब की जो बात कर रहे थे जी, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वापस उसके स्टेटमेंट दिया, तो कहीं ना कहीं चाहे उसको आप स्लिप ऑफ टंग बोले या दिल की बात उनकी बाहर आई कि वो कौन है, लेकिन वो कौन है, उनके साथ कितने एमएलएज हैं, वो भी मायने रखते हैं। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग का सिस्टम भी बड़ा जोरों शोरों से चलता है। मैं उस चीज का दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ जो ये फिगर्स की बात हो रही थी, मैं फिगर्स आगे पीछे की बात जो कर रहे थे उस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है। नंबर 2, हाँ, एक मिनट रविंदर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रविंदर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, साहिल जी की बात के बाद भी बोल सकता था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओपन वोटिंग, यहाँ किसी भी एमएलए को, जो पार्टी का एमएलए है, उसको वोट डाल के और बक्से में डालने से पहले अपने एजेंट को दिखाना है। क्रॉस वोटिंग का रास्ता बंद है जी। हाँ, इसलिए जो पक्के एमएलए हैं वो कहीं जा नहीं सकते। वो तो जब विप निकालेंगे, वो तो जब विप निकालेंगे भाई साहब, मैं वही चीज आपसे, देखिए मैं वही चीज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता है वो भी बैठे हैं, मैं इसी चीज पे डिस्कशन कर रहा हूं। अगर एक मेंबर पार्लियामेंट अपना हाथ पीछे खींच लेता है और वो ये दावा करता है कि नहीं, हम इस वक्त सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो अकेले तो होंगे नहीं, एक मेंबर पार्लियामेंट के अंडर कई कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, मे बी वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएं। जो इस वक्त जो रिफ्ट है, वो वोट कहां जाएगा? आपका तो कैंडिडेट है नहीं, अगर आपका कैंडिडेट होता, आपकी अलायंस में होते, तो शायद आपकी ओर जाता। आपका तो, आपने तो कैंडिडेट दिया नहीं। सज्जाद लोन ने कुछ इसी तरह की बात कही है, और जिसपे सीएम उमर का स्टेटमेंट आया। उनका सीएम उमर का कहना है कि अगर सज्जाद लोन वोट नहीं देंगे तो फायदा किसको पहुंचा रहे हैं, ये आपने अंदर झांक के देखे। इसका मतलब ये कि बीजेपी को ऐसा क्या है बीजेपी में भाई कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंच जाए इसलिए हम एकजुट हो जाएंगे, हम लड़ेंगे लेकिन एकजुट हो जाएंगे। साहिल भट्ट, यही सवाल मैंने आपसे रखा था। तो मेरा अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा चर्चा को। मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, और हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो रिप्रेजेंटेटिव है ही, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन मुजफ्फर साहब, मेरा आपसे सवाल इसलिए होगा कि शायद आप खुल के थोड़ा कह पाए, चूंकि अभी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है। आगा सैयद रूहुल्लाह अगर अपने मौके पर कायम रहे कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अभी तक के जो टेन्योर रहा, साल भर लगभग हो गए, उससे वो इत्मीनान बख्श नहीं है, और इसलिए वो शायद तशहीर भी ना करे पार्टी का, तो इसका कितना असर पड़ सकता है बडगाम सीट पर? विशाल साहब, कुछ हद तक तो आगा साहब ठीक भी फरमा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ जो है, बहुत सारे जो हमारे एमएलएज हैं वो भी फील करते हैं। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि वी आर इन
हम इससे पहले स्टेट की गवर्नमेंट को देखते रहे, स्टेट जी लेजिस्लेचर्स को देखते रहे। जी इस बार हम यूटी की मिनिस्टर्स को देख रहे हैं और यूटी की कैबिनेट को देख रहे हैं। उसमें मुश्किलात भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक ये स्टेट वापस नहीं आती तब तक ये मुश्किलात रहेंगी। एफिशिएंसी पे फर्क पड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे, बिकॉज ऑफ द ड्यूल कंट्रोल। लेकिन आपने जो दूसरा आपका सवाल है जी कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि आगा साहब जो हैं जी वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है कोई दो राय नहीं कि ये वो उनकी वहां से वो एमएलए भी रहे हैं पहले, और उनका वो होम टाउन भी है बडगाम। तो अगर वो, जाहिर सी बात है, अगर वो कैंपेन नहीं करते हैं तो नुकसान हो सकता है। जो मेरा अपनी पर्सनल असेसमेंट है, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है, जिस तरह अगर उन्होंने ये कहा है कि मैं कैंपेन नहीं करूंगा, तो दैट इंडिकेट्स कि भाई ही इज नॉट हैप्पी। तो मुझे लगता है कि उनको, ही नीड्स टू बी टेकन इनटू लूप। ठीक है ताहिर सईद, मैं आपके पास आ रहा हूं। असर पड़ेगा और अच्छा खासा असर पड़ जाएगा। आप भी कह चुके हैं कि आगा सैदुल्लाह का काफी इंपैक्ट है। तो अगर हम ज़िमनी इंतखाब बडगाम सीट की बात कर लें तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा ये? क्या कश्ती डूबने का खतरा है? कैसे मनाएंगे? देखिए विशाल भाई, मुझे आगा साहब के बारे में जितनी बात करनी थी, आगा साहब के बारे में जितना कुछ कहना था, मुझे लगता है कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह दिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा है, मैंने कहा कि अगर आगा साहब का कोई कंसर्न है, उसके लिए उनके पास पार्टी एक एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपना कंसर्न जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी कुछ होगा, तो उससे ज्यादा इसके आगा साहब के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। सज्जाद लोन कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुनासिब जगह पर कैंडिडेचर नहीं मिला, और अब तो खैर है ही नहीं वो रेस में, मतलब उनके तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, अब तो चारों एनसी के हैं। तो अगर कांग्रेस को मिलता तो मैं वोट देता, यानी कि मतलब ये है कि अगर मिलता तो वोट देता, या इसका मतलब ये कि वो वोट अब नहीं देंगे। तो ऐसे और भी आवाजें आ सकती हैं। कितना नुकसान होगा इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को? ये देखिए, जहां तक देखिए, हमें उम्मीद है कि जो भी प्रो जम्मू कश्मीर है, प्रो कश्मीर पार्टीज हैं, जो बीजेपी के उस तंजीम के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को डिसएम्पावर किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर को जो है इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया पिछले 5 साल में। हमें उम्मीद है कि वो सब, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या पार्टीज हैं, हमें उम्मीद है कि वो सब पार्टीज जो है वो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करेंगे। वो सब पार्टियां, मैं सब पार्टियों से उम्मीद करूंगा कि वो अपनी जमीर की आवाज को सुने। जी, आप उम्मीद करें, अच्छी बात है। लेकिन अभी रविंदर शर्मा जी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बहुत तजुर्बेकार है। वो ये कह रहे हैं कि जो एक कोalition का जो अपना एक धर्म होता है, जो उसकी मोरालिटीज होती है, उसको अपनाया नहीं गया, कंसल्टेशन नहीं किया गया, कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया, बातचीत नहीं की गई। ऐसी बात नहीं है। देखिए तो क्या रविंदर जी झूठ बोल रहे हैं? क्या रविंदर शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं? अभी मौजूद है हमारे साथ अभी चर्चा में ताहिर। ये देखिए, जहां तक कंसल्टेशन का सवाल है, बाज़ाब्ता तौर पे कोलिशन में अपना तरीकेकार होता है कंसल्टेशन का, और जो कांग्रेस को जो चौथी सीट दी गई थी वो सोच समझ कर दी गई थी, जिसका खुद एतराफ अभी रविंदर शर्मा साहब ने भी खुद किया कि इनके चांसेस जो है ज्यादा बनते थे उस सीट पे जीतने के, क्योंकि कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पर शायद इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं, उनके वोट भी इनको आसानी से मिल सकते थे। या जैसे सजाद लोन साहब ने भी आज कहा कि चलो खैर बहरहाल उसमें कितनी सदाकत थी, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं उनको दे देता हूं। चलो अगर हम कहेंगे कि उन्होंने सच ही कहा, हाइपोथेटिकली से उन्होंने सच ही कहा, तो इनको सजाद लोन का भी वोट मिल जाता, तो फिर तो कांग्रेस तो आराम से वो चौथी सीट जो है वो तो जीत जाती। मतलब इसके लिए तो उनको कोई जदोजहद करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनके पास तो कोलिशन के तकरीबन 20 से ज्यादा वक्त हमारे पास कम बचा है। आपने जो बात कही मैं समझ गया। अब मैं चाहूंगा फाइनल रिमार्क्स ले लूं जरा, 20 सेकंड दे पाऊंगा आप तमाम लोगों को। साहिल, आपसे शुरू करते हैं। राहें कितनी आसान है बीजेपी के लिए? दावा तो 3 सीटों पर है, उम्मीदवार भी 3 सीटों पर राज्यसभा में, क्या यह आसानी से हो जाएगा? साहिल 20 सेकंड, टाइम कम है। देखिए विशाल साहब, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने और हारने में जो है विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस चीज़ पे विश्वास रखती है कि वो किस तरीके से लोगों को ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे राहत पहुंचाए।
वो जीत के पहुंचाए या बिना जीत के पहुंचाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के हित में, खास तौर पे जम्मू कश्मीर और कश्मीरी लोगों के हित में जो है काम करती आई है। और मैं समझता हूं कि आजकल के हालात देख के ये लोग, यहाँ की आवाम भी समझती हैं, फॉर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में अभी असेंबली बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें ध्यान रखते हुए वो लोग वोट करेंगे। और जहां तक राज्यसभा की बात है वो भी उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन वोटिंग हो। रविंद्र शर्मा जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। क्या ये नाराजगी जो है वो कोई बड़ा नतीजा ले आएगी उलट, या फिर ये कि ये मैनेजेबल है, मना लिया जाएगा आपको भी? देखिए, बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि हमको ऐसा काम करने वाली जिससे बीजेपी उसको फायदा हो, लेकिन बात यह है कि ये जो कहते हैं कि हमने बेहतर समझा कि कांग्रेस रहे, वो हो सकता था बेहतर, लेकिन ये है कि हमने कहा कि हमारे चांसेस ज्यादा थे। लेकिन जो मैंने पहले ही कहा कि आप खुद ही सोचते रहे हमारा फायदा, तो हमसे भी पूछ लिया होता। अगर पहले कहा सेफ सीट, फिर ये करना नहीं चाहिए था। अगर ये किया तो हमने बड़े विनम्र तरीके से वो सीट वापस कर दी। हम इनके साथ हैं, अभी वोटिंग का फैसला नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एक ही सीट पे कंटेस्ट है, तो उस सीट पे ब्लॉक कंटेस्ट है, और जिस तरह के स्वर आ रहे हैं पार्टी के अंदर से बाहर से, हमें नहीं लगता कि वो सीट सेफ है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बीजेपी को फायदा हो, लेकिन नगरपालिका और बडगाम पे भी बात होनी चाहिए कांग्रेस से। ठीक है, मुजफ्फर साहब, अपने तजुर्बे से बताएं, क्या रुहुल्लाह साहब मान जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि वो अगर उनकी कोई नाराजगी होगी तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे ये पार्टी के हक में भी नहीं होगा और उनकी जाति हक में भी नहीं होगा। जहां तक रहा राज्यसभा का सीट का, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वहां कोई कामयाब हो पाएगी एक सीट पर भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी, नाज़रीन का भी। आप बने रहे न्यूज़ 18 JK के साथ। हमें दें इजाजत।